India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा गिरफ्तारी सरकारी गवाह के बयानों पर आधारित है। गिरफ्तारी की टाइमिंग राजनीतिक साजिश का इशारा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दी वकीलों को चेतावनी। कहा दिल्ली की किसी भी अदालत में प्रदर्शन न हो, होगी कड़ी कार्रवाई। मणिपुरी महिला की मौत की सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई जांच असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करे कि मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो। बटर चिकन विवाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मोती महल को धोखेबाज वाली टिप्पणी समाचार पत्र से हटाने का दिया निर्देश। मोती महल रेस्टोरेंट ने कहा मोती महल की विरासत को छीन रहा है दरियागंज। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिल्ली में मणिपुर महिला की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि अनसुलझे अपराध संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास को खत्म करते हैं और सीबीआई जांच बेहद सोच समझकर असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिल्ली में मणिपुरी महिला की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। ऐसा करते हुए कोर्ट ने सीबीआई जांच की जरूरतों पर टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संवैधानिक अदालतों की जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की शक्ति का प्रयोग संयमित तरीके से और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। हालांकि संवैधानिक अदालतों को पूर्ण न्याय करने के लिए जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने पर रोक नहीं है और ये सुनिश्चित करना है कि मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो। ऐसा देखते हुए न्यायालय ने 2013 में हुई मणिपुर की 25 वर्षीय महिला की मौत की जांच दिल्ली में स्थानांतरित कर दी है। आपको बता दें कि जस्टिस जेके माहेश्वरी एवं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा अपीलकर्ताओं के मन में किसी भी संदेह को दूर करने और वास्तविक दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मृतक के परिजनों की याचिका पर फैसला करते समय आई, जिसने जांच को दिल्ली पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने की उसकी मांग को खारिज कर दिया। मामला 25 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले की जांच से संबंधित है, जो अपने कमरे में मृत पाई गई और उसके शरीर के चारों ओर खून बिखरा हुआ था। मृतक बच्ची के परिजनों को मकान मालिक पर वारदात करने का शक है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता के आवेदन को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि केवल इसीलिए कि मकान मालिक के परिसर की पहुंच मृतक के कमरे तक थी, ये नहीं कहा जा सकता कि वे अपराध करने के दोषी हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मृतक के शरीर के चारों ओर खून बिखरा हुआ और एक युवा लड़की द्वारा आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टता ये आत्महत्या का मामला नहीं लगता, बल्कि ये एक मानव
मानव वध की मौत है, जिसके लिए दोषियों पर कार्यवाही की आवश्यकता है। अदालत ने जांच को एसआईटी से सीबीआई को स्थानांतरित करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य के अपने फैसले का हवाला दिया। मामले में अदालत ने अन्य बातों के साथ साथ उन परिस्थितियों पर विचार से चर्चा की जिनके तहत संवैधानिक न्यायालयों को सीबीआई जांच के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। ये देखते हुए कि मृतक के परिजन घटना स्थल से काफी दूर रहते हैं, अदालत ने जांच सीबीआई को सौंप। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की किसी भी अदालत में कोई भी विरोध प्रदर्शन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के विरोध को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में पत्र याचिका दायर की गई। इस मामले का उल्लेख एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन के अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पत्र याचिका दायर करने वाले वकील वैभव सिंह ने किया है। सिंह ने अदालत से कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि राजनीतिक उद्देश्य से कोई अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अदालत ने आगे टिप्पणी की कि अदालत में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के गंभीर परिणाम होंगे और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून लागू किया जाएगा। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। याचिका में कहा गया कि आजकल राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार का आह्वान करना या फिर कानून व प्रवर्तन एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए सांकेतिक हड़ताल पर जाने के लिए अपने कानूनी सेल के सदस्यों को शामिल करना एक चलन बन गया है और कभी कभी न्यायपालिका पर दबाव डालने की हद तक। याचिका में राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले वकीलों द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स का हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्र सरकार पर झूठे और निराधार आरोप लगाना और फिर अदालत परिसर को राजनीतिक दलों के लिए युद्ध के मैदान के रूप में उपयोग करना पेशेवर नैतिकता का घोर कदाचार है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बारे में निर्देशों का उल्लंघन भी है। बता दें आपको कि दिल्ली हाई कोर्ट में पत्र याचिका दायर की गई। अदालतों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया गया था। बताया भी जा रहा है कि जिस तरह से आह्वान किया गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन के आह्वान पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। तो विरोध प्रदर्शन किया गया और ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के विरोध को चुनौती दी गई। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई की और इस दौरान ईडी ने कहा कि याचिका की कॉपी उनको कल ही मिली है, इसलिए जवाब देने के लिए उनको 3 हफ्ते का समय चाहिए। केजरीवाल के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर की गई है। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी द्वारा गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने ये कहा कि उनको याचिका की कॉपी कल ही मिली है, इसका जवाब देने के लिए समय चाहिए। राजू ने कहा, याचिका पर जवाब देने के लिए हमें 3 हफ्ते का समय चाहिए। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की तरफ से जानबूझकर सुनवाई में विलंब करने की ये कोशिश है। सिंघवी ने ईडी की तरफ से 3 हफ्ते का समय मांगे जाने का विरोध करते हुए कहा, केजरीवाल की रिमांड कल ही खत्म हो रही है, ऐसे में इस याचिका को आज ही सुना जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमने ईडी के रिमांड के आधार को चुनौती दी है। कोर्ट ने ईडी से सहमति जताई और कहा कि हम ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय देने पर विचार कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा हम ईडी को जवाब देने के लिए संक्षिप्त समय देंगे। हमें केजरीवाल की याचिका पर ईडी का जवाब चाहिए, इनको जवाब देने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ईडी उनके खिलाफ अपराध साबित कर पाने में नाकामयाब रही और बिना पूछताछ की गई गिरफ्तारी को मौजूदा कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल के लिए पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा ये एक ऐसा मामला है जो सीधे तौर पर बुनियादी ढांचे पर असर डालता है। रहा हूं, बल्कि चुनाव के ठीक पहले एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लिए क्या ये उचित है? सिंघवी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद गिरफ्तारी हुई है और प्रचार से रोक दिया गया। एक मुख्यमंत्री को चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लिया गया। निष्पक्ष चुनाव मूलभूत ढांचे के दायरे में आता है। सिंघवी ने कहा समान अवसर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। यदि इनमें से कोई भी प्रभावित होता है तो वो बुनियादी संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सिंघवी ने आगे ये भी कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद इस गिरफ्तारी का उद्देश्य चुनाव में किसी भी सक्रिय भूमिका से अक्षम करना है और आप पहला वोट डालने से पहले किसी प्रकार से जीत हासिल करना चाहते हैं। सिंघवी ने कहा कि मुझे तुरंत रिहा किया जाए क्योंकि मेरी गिरफ्तारी का आधार ही दोषपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारा सवाल ये है कि ये सब अभी क्यों? एक व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया है। पहले समन से दूसरे समन के बीच 6 महीने के दौरान एक भी स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया गया। ये साफ है कि ईडी का एक ही मकसद है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सवाल मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि समय को लेकर है। कोर्ट ने पूछा मुझे समझना है कि दलील किस बात पर दी जा रही है। क्या हम मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगे? उन्होंने कहा कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी के लिए जरूरी शर्तें हैं जिनके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। उन पर ये केस खरा नहीं उतरता क्योंकि कोई मेरे खिलाफ ईडी के पास पुख्ता साक्ष्य नहीं है। सिंघवी ने कहा मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद कहते हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जबकि इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी। सिंघवी ने सरकारी गवाह बने लोगों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा इस मामले में जो भी आरोपी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है और उनके मनमाफिक बयान देने के आधार पर उसकी राहत के लिए ईडी उसकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं करती। सिंघवी ने कहा कि दुर्भाग्यवश ईडी ही संबंधित अपराध का प्रमुख जांच करता है। ईडी उस अपराध की जांच कर रहे हैं जिसकी जांच सीबीआई भी कर रही है, जबकि केजरीवाल पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अरविंद केजरीवाल ने जेल से तुरंत रिहाई और उनकी ईडी की रिमांड को रद्द किए जाने की मांग करते हुए अपनी याचिका में कहा है कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी ने उनके आधारभूत और मानवाधिकारों का हनन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बटर चिकन और दाल मखनी जैसे खास और नामी भारतीय व्यंजनों के आविष्कार पर विवाद ने दरियागंज रेस्टोरेंट के मालिक के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मोती महल रेस्टोरेंट श्रृंखला के मालिकों ने उनके खिलाफ अपमानजनक और निंदात्मक बयान दिए हैं। दरियागंज ने टिप्पणी के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए टिप्पणी में कहा है कि वे दरियागंज में मेरी विरासत को छीन रहे हैं। वे कितने बड़े धोखेबाज हैं। ये टिप्पणी कथित तौर पर मोती महल के मालिक ने की थी और कई अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हुआ था। दरियागंज की आपत्तियों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मोती महल को 2 सप्ताह में एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा, जिसमें उनके दावे का विस्तार से उल्लेख हो। उन्होंने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया और विवादित बयान से खुद को दूर करने का प्रयास किया। कोर्ट ने आदेश दिया 2 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। मोती महल ने बटर चिकन को दाल मखनी जैसे व्यंजनों के आविष्कारों के दावों पर दरियागंज के मुकदमा दायर किया था और ऐसे में आपको बता दें कि मोती महल के मालिकों ने तर्क दिया कि उनके पूर्वज इन व्यंजनों के साथ आए थे और इसीलिए दरियागंज टैगलाइन बटर चिकन और दाल मखनी के आविष्कारक का उपयोग नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने उस मुकदमे में समन जारी किया था। हालांकि दरियागंज ने अब मुकदमे में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चिंता जताई गई है कि मीडिया में कार्रवाई की रिपोर्ट किए जाने के बाद मोती महल के मालिक को अपमानजनक और अपमानजनक बयान दिए, जो न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में भी
रिपोर्ट किए गए थे। अदालत ने कहा कि इस तरह के बयान विशेष रूप से मोती महल के मुकदमे के संदर्भ में न केवल दरियागंज के व्यवसाय को नीचा दिखाते हैं बल्कि निष्पक्ष निर्णय को भी पूर्व ग्रहित करते हैं और इसीलिए मोती महल और उनके मालिकों को अपमानजनक बयानों को वापस लेने और उन्हें समाचार प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जिसमें एक व्यक्ति को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं के संरक्षण के एक मामले में अपनी पत्नी को मुआवजे के रूप में 3 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की एकल पीठ ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष को सही पाया कि पति ने 1994 से 2017 तक पत्नी के खिलाफ हिंसा का कृत्य किया और उसका भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न किया। न्यायालय ने ध्यान दिया कि ऐसे मामलों में देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए कोई सीधा जैकेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मुआवजे की राशि पीड़ित व्यक्ति पर हिंसा के प्रभाव पर भी निर्भर हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के पक्षों की स्थिति के साथ साथ उनकी आय पर ध्यान देने के बाद महिला को मुआवजा यहां पर दिया था। अदालत के समक्ष जोड़े में 1994 में शादी की थी और ऐसे में जिसके बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। 2005 में ये जोड़ा मुंबई लौट आया और हालांकि 2014 में पति और अपनी पत्नी के बिना यूएस से वापस चला गया। 2017 में पति ने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए अमेरिका में एक याचिका दायर की जब पत्नी ने मुंबई में उसके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। 2018 में अमेरिका की एक अदालत ने पति की तलाक की अर्जी मंजूर कर ली। 2023 में भारत में एक मजिस्ट्रेट ने उस व्यक्ति को मासिक रखरखाव के रूप में 1.5 लाख के अलावा अपनी अलग रह रही पत्नी को मुआवजे के रूप में 3 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया। पुरुष को पीड़ित महिला को उपयुक्त आवास प्रदान करने का भी आदेश दिया गया था या विकल्प में 75,000 का मासिक किराया दिया गया था। पति ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश को चुनौती दी। एक सत्र अदालत द्वारा उसकी याचिका खारिज किए जाने के बाद व्यक्ति ने राहत के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देशमुख ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश इस निष्कर्ष पर आधारित था कि 1994 और 2017 के बीच घरेलू हिंसा के लगातार कार्य हुए थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि इसीलिए आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता। उच्च न्यायालय ने पति के आवेदन को खारिज कर दिया और पत्नी के पक्ष में निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपी बच्चे की सजा तब तक बरकरार नहीं रखी जा सकती जब तक कि अपराध करने के लिए बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमता और कोशिश करने की आवश्यकता का प्रारंभिक मूल्यांकन न किया जाए। हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि जेजे एक्ट की धारा 19 के तहत आरोपी बच्चे पर वयस्क या किशोर के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है या नहीं, इसका निर्णय केवल किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है। जेजे एक्ट की धारा 15 के तहत जो ये सुनिश्चित करता है कि क्या कोई बच्चा जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या उससे अधिक उम्र का है, उसके द्वारा किए जाने वाले कथित जघन्य अपराध को करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि आरोपी बच्चे पर कब वयस्क के रूप में आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। हाल ही में 22 मार्च 2024 को तिरुमूर्ति वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक अक्यूज्ड बच्चा जो कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के तहत में आता है, उसकी कन्विक्शन तब तक सस्टेन नहीं करेगी जब तक अपराध करने के लिए उस बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमता को पता लगाने के लिए प्रिलिमिनरी असेसमेंट हो जाए और उस बच्चे को अडल्ट या जुवेनाइल के रूप में ट्राई करने की सारी आवश्यकता की पालन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किया जाए।
संक्षेप में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एक अक्यूज्ड जो कि अपराध के समय चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के तहत में आता है, उस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, बल्कि केवल बाल अदालत या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट द्वारा ही उनका ट्रायल हो सकता है, जो कि जेजे एक्ट के सेक्शन 19 के तहत मैंडेटेड है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जेजे बोर्ड की प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट के बाद ही सेक्शन 19 के तहत चिल्ड्रंस कोर्ट अक्यूज्ड बच्चे के ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए एलिजिबल होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.